वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये जो आज का टॉपिक है, ये खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ, जो बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत क्रूशल है। एकदम सही कहा आपने। तो आज हम नीति आयोग, 2011 की जनगणना, एसआरएस और एनएफएचएस की रिपोर्ट्स पर आधारित बिहार की डेमोग्राफिक और सोशल प्रोफाइल का एनालिसिस करेंगे। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ डेटा या नंबर्स को पढ़ना नहीं है। मतलब ये जो 12.7 करोड़ यानी 127 मिलियन की आबादी है ना। हाँ, हमें इस विशाल आबादी की असल कहानी समझनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो सरकारी आंकड़े होते हैं, ये किसी मरीज के वाइटल साइंस की तरह होते हैं। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर पल्स या ब्लड प्रेशर चेक करता है। एग्जैक्टली। ये वाइटल साइंस हमें बताते हैं कि राज्य की सेहत कैसी है और भविष्य किस दिशा में जा रहा है। और एस्पिरेंट्स को ये समझना होगा कि यही जो रिपोर्ट्स हैं, ये आगे चलकर पॉलिसी मेकिंग यानी नीतियां बनाने का आधार बनती हैं। इसलिए इन आंकड़ों के पीछे के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जनसंख्या और घनत्व के पॉइंट से शुरू करते हैं। 12.7 करोड़ की आबादी, जो इसे यूपी और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है। हाँ, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये डेंसिटी देश में सबसे अधिक है और इसका सीधा असर। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा कमरा है। अगर उसमें क्षमता से बहुत ज्यादा लोगों को भर दिया जाए और कुर्सियां या खाना ना बढ़ाया जाए, तो जाहिर है कि दबाव बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो क्या ये भारी घनत्व सीधे तौर पर हमारे राज्य के संसाधनों को निगल रहा है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। जब हम हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े शहर आते हैं। हाँ, न्यूयॉर्क या मुंबई की तरह, मतलब वर्टिकल डेंसिटी। एग्जैक्टली। महानगरों में लोग एक के ऊपर एक आसमान की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जनगणना का डेटा दिखाता है कि बिहार में शहरीकरण या अर्बनाइजेशन तो सिर्फ 11.3% है। तो इसका मतलब ये डेंसिटी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल है। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। हमारी विशाल आबादी गगनचुंबी इमारतों में नहीं रह रही है। मतलब ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के समानांतर फैले हुए हैं। और जब अत्यधिक डेंसिटी हॉरिजॉन्टल होती है और वो भी ग्रामीण परिवेश में, तो उसका सीधा असर जमीन और एग्रीकल्चर पर पड़ता है, जो कि हमें रूरल रियलिटी यानी ग्रामीण वास्तविकता की तरफ ले जाता है। डेटा कहता है कि 88.7% आबादी ग्रामीण है। जी, 88.7%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था का समय वहीं रुक गया है? मतलब क्या इकॉनमी पूरी तरह से सिर्फ जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर निर्भर होकर रह गई है? आप इसे ऐसे देख सकते हैं। इतनी बड़ी ग्रामीण आबादी का सीधा मतलब है कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भरता जी। और औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की भारी कमी। हाँ, हमारा जो वर्कफोर्स है वो मुख्य रूप से कृषि और इनफॉर्मल सेक्टर में ही फंसा हुआ है, जिसे हम अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। और जो बीच का एक स्टेप होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग, वो हिस्सा लगभग गायब है। तो जब फॉर्मल सर्विसेज में भागीदारी इतनी कम होगी तो इनकम ग्रोथ कैसे होगी? मतलब अगर हम जमीन के बंटवारे का पीढ़ियों का चक्र देखें, और जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में सबसिस्टेंस फार्मिंग या जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। हाँ, मान लीजिए 1980 के दशक में एक परिवार के पास एक खेत था जो 4 लोगों का पेट आराम से भर सकता था। आज 3 पीढ़ियों के बाद वही एक खेत 16 या 20 पोते पोतियों के बीच बंट चुका है। अब वो खेत नहीं रहा, वो सिर्फ जमीन का एक छोटा सा प्लॉट बन गया है। सही कहा। और जब खेत का आकार इतना छोटा हो जाता है तो किसान मार्केटेबल सरप्लस पैदा नहीं कर पाता। मतलब बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। एग्जैक्टली। वो सिर्फ अपने परिवार के खाने भर का ही उगा पाता है। और स्थिति को जो चीज और भी जटिल बनाती है वो है 2001 से 2011 के बीच का डिकेडल ग्रोथ रेट, जो 25.4% रहा है। हाँ, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत अधिक है। तो मतलब एक तरफ जमीन सिकुड़ रही है और दूसरी तरफ उस सिकुड़ती जमीन पर निर्भर रहने वालों की संख्या हर 10 साल में 25% से ज्यादा की दर से बढ़ रही है। बिल्कुल। तो जब जमीन और कृषि इतनी तेजी से बढ़ती आबादी का पेट नहीं भर पाते और आसपास कोई फैक्ट्री भी नहीं है जो इस अतिरिक्त श्रम को खपा सके, जिसे सरप्लस लेबर कहते हैं, हाँ,
तो ऐसे में लोगों के पास घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और यहीं से प्रवास यानी माइग्रेशन का मुद्दा सामने आता है। सोर्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बिहार एक नेट आउट माइग्रेशन राज्य है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये माइग्रेशन कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। नेट आउट माइग्रेशन का अर्थ है कि राज्य में बाहर से काम करने आने वालों की तुलना में काम की तलाश में बाहर जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। और ये श्रमिक कहाँ जा रहे हैं? ज्यादातर दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में। बिल्कुल, और इसे मैं कैग की रिपोर्ट से जोड़ना चाहूंगी, हाँ। जो एग्जाम्स के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या की रिपोर्ट्स का एनालिसिस? अगर हम कैग की रिपोर्ट देखें तो वो लगातार दो बड़ी समस्याओं की ओर इशारा करती हैं। पहला है कमजोर फंड यूटिलाइजेशन, मतलब फंड्स का सही से इस्तेमाल ना होना। हाँ, और दूसरा है योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियां यानी इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। तो मैं इसे मजबूरी का टैलेंट एक्सपोर्ट कहूंगा। मतलब हमारे लोग अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, वो जरूरत के कारण दूसरे राज्यों की इकोनॉमी को चला रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हो पाता। लेकिन ये कमजोर फंड उपयोग जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है, अगर हम इसे डिकोड करें? पैसा तो बजट में आ गया ना? हाँ, बजट आ गया, लेकिन चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने एक हाईवे और एक कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए फंड पास किया। लेकिन प्रशासनिक लेटलतीफी या टेंडर के विवादों के कारण वो प्रोजेक्ट 3-4 साल तक अटका रहा। तो जाहिर है हाईवे नहीं बनेगा। और हाईवे या कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कोई प्राइवेट कंपनी अपना एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट वहां नहीं लगाएगी। प्लांट नहीं लगेगा तो किसान का टमाटर या मक्का खेत में ही खराब होगा। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, गांव के युवा को उस प्लांट में नौकरी नहीं मिलेगी। तो उसे अपना बैग पैक करके सूरत की किसी मिल में मजदूरी करने जाना पड़ेगा। बिल्कुल, कैग की रिपोर्ट इस पूरी कॉजल चेन को समझाती है। तो एक फाइल का रुकना हजारों लोगों के पलायन का कारण बन जाता है। और जब ये माइग्रेशन होता है तो ज्यादातर युवा पुरुष बाहर जाते हैं। सही कहा आपने। तो जो पीछे रह जाते हैं, खासकर महिलाएं और बच्चे, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, ये हमें सोशल इंडिकेटर्स की ओर लाता है। और ये चर्चा का शायद सबसे चिंताजनक हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। और अगर हम लेटेस्ट NFHS 5 का डेटा देखें, वहां जन्म के समय लिंगानुपात, जिसे सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं, वो मात्र 908 है। 1000 लड़कों पर सिर्फ 908 लड़कियां। ये तो स्पष्ट रूप से समाज में बेटी की चाहत यानी सन मेटा प्रेफरेंस दिखाता है। बिल्कुल, जेंडर इम्बैलेंस की जड़ें बहुत गहरी हैं। और ये भेदभाव सिर्फ जन्म के समय नहीं है। शिक्षा के आंकड़े देखिए, कुल साक्षरता दर 61.8% है। लेकिन जब हम इसे जेंडर के लेंस से देखते हैं तो पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% है और महिलाओं की मात्र 51.5%। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। और यहीं पर PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा एक बड़ा खुलासा करता है। वो क्या? ये डेटा दिखाता है कि बिहार में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर, जिसे हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या LFPR कहते हैं, वो देश में सबसे कम में से एक है। तो विकास की बात करना और लगभग आधी आबादी को साक्षरता और रोजगार में इतना पीछे छोड़ देना, मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी को पूरी तेजी से चलाने की कोशिश करना। दरअसल ये स्थिति हैंड ब्रेक से भी ज्यादा गंभीर है। हैंड ब्रेक का मतलब तो यह है कि गाड़ी के सारे पुर्जे काम कर रहे हैं, बस कोई उसे पीछे खींच रहा है। लेकिन आधी आबादी को वर्कफोर्स से बाहर रखने का मतलब है कि आपके इकोनॉमिक इंजन का आधा हिस्सा ही गायब है। और जब महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती और शिक्षा से दूर रहती है तो उसका सीधा असर फैमिली प्लानिंग पे पड़ता है ना? बिल्कुल पड़ता है। शिक्षा की कमी का अर्थ है एजेंसी, यानी अपने निर्णय लेने की शक्ति का छिन जाना। और शायद यही कारण है कि बिहार में फर्टिलिटी रेट नेशनल एवरेज से इतनी अधिक है। हाँ, इसके पीछे एक पूरा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स काम करता है। जब स्वास्थ्य और पोषण की चुनौतियां होती हैं और शिशु मृत्यु दर का जोखिम होता है तो परिवार लेबर इंश्योरेंस के रूप में अधिक बच्चे पैदा करते हैं। और अशिक्षा सीधे उच्च प्रजनन दर को जन्म देती है, जो वापस उसी 1106 वाले पॉपुलेशन डेंसिटी को और बढ़ाती है। ये एक सेल्फ फीडिंग लूप है। तो इन सभी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स के बीच रिपोर्ट्स में एक ऐसी चीज है जिसे हमेशा एक उम्मीद की तरह पेश किया जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हाँ, जनसांख्यिकीय लाभांश। बिहार की आबादी बहुत युवा है। 15 से 59 वर्ष के वर्किंग एज पॉपुलेशन का अनुपात यहाँ बहुत बड़ा है। आंकड़ों के लिहाज से बिल्कुल सच है। जब आश्रितों की तुलना में काम करने वालों का अनुपात अधिक होता है तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की विंडो होती है। लेकिन जो हालात हमने अभी डिस्कस किए, उनके आधार पर मुझे एक स्वाभाविक संदेह होता है। क्या संदेह? तो इस सब का असल मतलब क्या है?
युवा आबादी का होना एक बात है, लेकिन क्या वे सच में डिविडेंड बनने के लिए तैयार हैं? हाँ। अगर गांव में खेती की जगह नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है नहीं, और साक्षरता दर 61.8% पर अटकी है, तो क्या ये विशाल युवा आबादी वाकई एक सुपर पावर है, या फिर हम एक ऐसे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं जहां ये बहुत जल्द एक डेमोग्राफिक बर्डन बन जाएगा? ये संदेह बहुत वाजिब है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें और रिपोर्ट्स की स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन करें तो वे भी इसी खतरे की घंटी बजाती हैं। मतलब रोजगार के बिना ये लाभांश नहीं बन सकते। बिल्कुल। उच्च जनसंख्या का दबाव, कम शहरीकरण और युवा वर्कफोर्स एक साथ मौजूद हैं, लेकिन रोजगार का सृजन और मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल का विकास सबसे जरूरी शर्त है। वरना ये जनसांख्यिकी लाभांश सिर्फ एक जनसांख्यिकीय बोझ बनकर रह जाएगा। बिना कौशल और शिक्षा के करोड़ों युवा अनौपचारिक मजदूरी में ही फंसे रहेंगे। यही कारण है कि इस अवसर के बंद होने से पहले बड़े पैमाने पर पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है। सिर्फ स्कूलों की इमारतें बनाना काफी नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन चाहिए जो 21वीं सदी के उद्योगों के लिए युवाओं को तैयार करे। हाँ, और कैग की रिपोर्ट में जिन इम्प्लीमेंटेशन गैप्स का जिक्र है, उन्हें दूर करना होगा ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सके। तो अगर हम आज के इस पूरे डेटा एनालिसिस को समेटें तो इन सरकारी सोर्स से जो असल तस्वीर उभर कर आती है वो क्या है? यही कि बिहार की डेमोग्राफिक प्रोफाइल मुख्य रूप से उच्च जनसंख्या दबाव और सीमित इकोनॉमिक एब्जॉर्प्शन की कहानी बयां करती है। हमारे राज्य के पास एक अभूतपूर्व ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन औद्योगिकरण की कमी, प्रशासनिक बाधाओं और लैंगिक असमानता के कारण वो ऊर्जा अपनी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पा रही है। सही कहा। और इसका प्रभाव सिर्फ राज्य पर नहीं, पूरे राष्ट्रीय ढांचे पर पड़ता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा ने यकीनन आंकड़ों को देखने का नजरिया बदल दिया है, लेकिन सेशन एंड करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? अक्सर ये माना जाता है कि स्थानीय रोजगार न होने के कारण अपने श्रमिकों को बाहर भेजना हमारी कमजोरी है, जो कि एक सच्चाई है। हाँ, लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटें और इसे दूसरी तरफ से देखें, आज भारत का अर्बन बूम किस पर टिका है? प्रवासी मजदूरों पर। एग्जैक्टली। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई के हाई राइज अपार्टमेंट्स, गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग हब, ये सब कहीं ना कहीं इसी युवा प्रवासी कार्यबल के कंधों पर खड़े हैं। भारत के बड़े महानगरों की चकाचौंध के पीछे इसी श्रम का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी दिन हमारे राज्य के भीतर वो संरचनात्मक बदलाव आ जाए जिसकी हमने चर्चा की, अगर किसी दिन ये राज्य अपने ही 127 मिलियन लोगों के विशाल बाजार को अपने ही जिलों में रोजगार देना शुरू कर दे, तो जो लाखों युवाओं का आउट माइग्रेशन है वो रुक जाएगा। बिल्कुल रुक जाएगा। और तब देश के बाकी हिस्सों की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? उन महानगरों के विकास की तेज गति बिना इस श्रम के कैसे कायम रह पाएगी? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है और ये सवाल आंकड़ों की किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। तो एस्पिरेंट्स के लिए सलाह है कि इन की पॉइंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से रिवाइज कर लें। जी, बीपीएससी और बीएसएससी के लिए ये एनालिसिस बहुत मददगार साबित होगा। आज की डीप डाइव में बस इतना ही। अगले सेशन में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे एक नए विषय के साथ। दिस इज बिहार मैटर्स, साइनिंग ऑफ।